नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आज वन शॉट में बायोलॉजी के 150 क्वेश्चंस देखेंगे, यानी सुपर मैराथन क्लास आपको करवाएंगे। टॉप 150 क्वेश्चंस जो हैं केवल बायोलॉजी के जीव विज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे ये, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आपको बता दें कि आज का ये क्लास जो है ना सुपर फास्ट तरीके से आपको करवाएंगे और बहुत ही कम समय में पूरा क्लास आप कंप्लीट देख लोगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। साथियों, मैं रेगुलरली एग्जाम डेट आने के 2 दिन पहले से ही आपको क्लासेस करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने क्लासेस शुरू कर दिया था। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है करेंट अफेयर्स का, जनरल साइंस का, ग्रुप डी के लिए स्पेशली। अगर आपका कोई भी क्लास छूट चुका है तो जाकर देख लेना। ये आज 6ठा क्लास आपको करवा रहे हैं साइंस का, जिसमें बायोलॉजी के पूरे 150 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर आपका 17 नवंबर से स्टार्ट है, तो हो जाइए तैयार और बिल्कुल धमाकेदार तैयारी जो आपको करवा रहे हैं वो आप डेली क्लास अटेंड करिए। पहला क्वेश्चन है साथियों, शुरुआत से शुरू करेंगे, अंत तक लेकर चलेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? याद रखना, यकृत। यहां पर एक चीज याद रखना, ग्रंथि और अंग में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपसे पूछे भारत के भारत बोल रहे हैं, शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है अंग, तो आपका करेक्ट आंसर स्किन होगा, यानी चमड़ी। ठीक है, और ग्रंथि पूछे तो यकृत। देखिए, ग्रंथि किसको बोलते हैं? हमारे शरीर में साथियों उनको ग्रंथि कहा जाता है जिनसे कोई ना कोई रस निकलता है, पदार्थ निकलता है। जैसे कि यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि है। ठीक है, तो याद रखना यकृत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यकृत यानी लीवर से संबंधित कि लीवर का वजन, मानव शरीर में लीवर का वजन कितना होता है? तो याद रखना 1.5 kg से 1.7 kg तक हो सकता है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। आगे देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो भाई मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? याद रखना रिलैक्सिन का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों में जो ऐच्छिक गतियां होती है उसका नियंत्रण कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो हमारे मस्तिष्क का जो भाग है साथियों, सेरिब्रम के द्वारा। याद रखना, ये जो सेरिब्रम है ना, ये हमारे शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो याद रखना सेरिब्रम में। ये हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो करेक्ट आएगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये भी ह्यूमन ब्रेन का यानी मानव के मस्तिष्क का ही एक भाग है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है ये किसके द्वारा होता है? तो भाई राइट होगा कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, कुटपाद। आज का ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास है साथियों, बिल्कुल फास्ट आपको क्लास ये करवा रहे हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो भाई लार में पाया जाने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? देखिए, राइट आंसर होगा टाइलिन। कभी कभी टाइलिन के जगह पर एमाइलेज भी लिखा हुआ रहता है आपको, तो याद रखना एमाइलेज रहे या टाइलिन रहे। अगर टाइलिन ऑप्शन में रहे तो टाइलिन आंसर करना है, इसका अन्य नाम एमाइलेज भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास इसको बोलते हैं साथियों। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो होती है ये प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट हम साथियों लेते हैं ना भोजन के रूप में, उसका जब संपूर्ण पाचन हो जाता है तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही टूटता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो ये ग्लूकोज जो है ना, ये इससे जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का ही उपयोग करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा यह जा रहा है कि वह कौन सा अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? याद रखना करेक्ट आएगा विसरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा विसरण। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसके द्वारा तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं साथियों, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के माध्यम से। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? देखिए श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो होती है विघटन। याद रखेंगे, ये साइंस का लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विघटन आपको याद रखना है साथियों। देखिए पूरे 150 क्वेश्चन आपको इसी क्लास में आज देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको जानने ही चाहिए साथियों। अगला, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण, ठीक है, पौधों में स्थानांतरण का जो मुख्य रूप है वो होता है सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में। तो सुक्रोज यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, याद रखना सुक्रोज। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना ही चाहिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। याद रखना 120/80 mm/Hg। ठीक है, केवल 120/80 आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है ना, सबसे बाहर वाला झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है। अभी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तो ड्यूरामीटर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो भाई मनुष्य में सूंघने की जो क्षमता होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा घ्राणेन्द्रिय पाली। याद रखना घ्राणेन्द्रिय पाली है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, तो मैं तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपको एक चीज बता दें, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों ही अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? देखिए हार्मोन शब्द का नामकरण बैलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैलिस एवं स्टार्लिंग। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई ध्यान दीजिए। पृथक्करण का नियम जो है ना, ये मेंडल ने ही दिया था, ग्रेगर मेंडल, जिनको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है साथियों। आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भाई जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। लेकिन अगर पूछे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है तो फिर आपका आंसर अरस्तु हो जाएगा। जनक पूछे तो अरस्तु, और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ऐड किए थे ना। चलिए बताइए, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को। अभी मैंने आपको बताया था। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन साथियों, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डेली लाइफ में। जो बायोलॉजी का यूज होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये इसमें मिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो याद रखना ग्रीक भाषा के। ग्रीक को ही हम यूनानी भाषा भी बोलते हैं, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। याद रखना फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है ना, ये शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आप बोलोगे सर कवकों का अध्ययन, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में। ठीक है, आप बोलोगे सर वायरस का अध्ययन,
तो विषाणु का अध्ययन जो है ना ये वायरोलॉजी में किया जाता है, याद रखना, वायरोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है ये जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? करेक्ट आएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों डेंड्रोलॉजी में जो है ना ये किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आएगा झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये अध्ययन वाले क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही, एक दो क्वेश्चन ना, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी होता है। एंथ्रोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्रोस्ट्रोलॉजी जो लिखा हुआ है ना, इसके अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो भाई देखिएगा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है ना उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से भी है, याद रखना, बागवानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई स्पर्मोलॉजी में जो है ना ये बीजों का अध्ययन किया जाता है साथियों, बीजों का अध्ययन। अगर पूछे बीजों का अध्ययन किस में किया जाता है, याद रखना स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है ना ये घासों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। फलों का अध्ययन यहाँ लिखा हुआ है जो कि बड़ा पूछा जाता है, तो याद रखना फलों का अध्ययन जो है ना ये पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई पीडोलॉजी के अंतर्गत जो है ना इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है, भूमि के पौधों का, या फिर मिट्टी का हम बोल सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का पीडोलॉजी में। आगे अगला क्वेश्चन है, नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो भाई नाम देने वाला जो विज्ञान है ना साथियों उसको नामकरण नहीं, पहचान भी नहीं, वर्गीकी कहा जाता है, याद रखना, वर्गीकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वर्गीकी। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? देखते हो ना बरगद का पेड़ होता है, उसमें मोटी मोटी साथियों जड़ें लटकती थी। जब हम बचपन में गांव जाया करते थे ना साथियों, गांव में होते थे तो क्या होता था ना, वहाँ पर बरगद का पेड़ होता था, उसकी लंबी लंबी जड़ें होती थी, उस जड़ को पकड़कर हम लोग झूला झूलते थे। आपने भी झूला होगा बचपन में। अब देखो ये बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती है इसको स्तंभ मूल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्तंभ मूल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया है। तो पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा से रहता है? देखिए करेक्ट आएगा जड़। भाई बिना रूट का पेड़ कैसे होगा, जड़ तो रहेगा ही ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जड़। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? भाई आलू का जो भाग हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों आलू तो रूपांतरित तना होता है, यानी स्टीम, तो करेक्ट होगा तने को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तना। देखिए नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य क्या होता है? तो नागफनी जो होता है ना इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? याद रखना पर्णकाय स्तंभ। ठीक है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी जो कार्य होता है वो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा किया जाता है या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पर्णकाय स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इनमें से कौन एक तना का उदाहरण है यह आपको बताना है साथियों। तो देखिए यहाँ पर सभी नहीं होगा, गाजर और मूली जो है ना ये जड़ है, ठीक है, ये रूट्स है, लेकिन आलू जो है ना ये आपका तना है, आलू जो है ये तना का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट होगा, आलू। आगे देखिए आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, लेकिन इसको कहाँ किया जाता है? याद रखिएगा कंद कहा जाता है, कंद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो भाई हल्दी के पौधों का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो साथियों याद रखिएगा प्रकंद, करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी प्रकंद। अदरक क्या है? अदरक का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं भाई? तो राइजोम साथियों, याद रखना, अदरक जड़ नहीं राइजोम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइजोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है या रूपांतरित रूप है? तो प्याज भी तने का ही रूपांतरित या परिवर्तित रूप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? भाई वे पौधे जिनमें कभी भी फूल नहीं आता है उनको क्या कहा जाता है? देखिए करेक्ट आएगा
क्रिप्टोगेम्स। और वे पौधे जिनमें फूल आते हैं उनको फेंड्रोगेम्स कहा जाता है। ये दोनों ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो तो रेफ्लेसिया है, और ये रेफ्लेसिया के द्वारा ही उत्पन्न होती है। यहाँ अगर आपसे पूछे संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो मैंने अलग क्वेश्चन ऐड किया था। संसार का सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो होता है साथियों बुल्फिया। आगे देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पादप जगत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? साथियों याद रखना, पुष्प, फ्लावर्स। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, जिन्होंने लाइक नहीं किया है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? बताइए, इनमें से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है या किनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो याद रखिए, जिंकगो। जिंकगो जो है इनको साथियों जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो है इफेड्रिन, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो भाई, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली एक औषधि है इफेड्रिन, जो कि किससे प्राप्त की जाती है? याद रखना, इफेड्रा से। इफेड्रा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? बताइए, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो ऑक्सीजन जो होता है ना, एक एंजाइम होता है साथियों। एंजाइम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? बताइए, जब प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है भाई, यानी करेक्ट आएगा ऑल, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो है ना, ये साथियों मृत जीवी के अंतर्गत आता है साथियों, मृत जीवी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मृत जीवी। अगला, और मृत जीवी किसको बोलते हैं? तो कवक को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये 0.03% पाया जाता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78% और दूसरा सबसे अधिक ऑक्सीजन 21%। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उनको सियोकाइट्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सियोकाइट्स। देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? अगर आप यहाँ नाक बताओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। याद रखना, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है लंग्स, यानी फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फेफड़ा। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? भाई, इनमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? तो टीबी और निमोनिया, ये दोनों श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए, हाई ब्लड प्रेशर जब होता है ना, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हाइपर टेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपर टेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मछलियों से इनमें से कौन सा पदार्थ उत्सर्जन होता है या उत्सर्जित होता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा NH3, जिसको आप बोलते हैं अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? यानी पौधों को जितना जल चाहिए, ठीक है, उससे अधिक अगर उसको प्राप्त हो जाता है तो उस जल को किस विधि के द्वारा बाहर निकालता है? तो राइट होगा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इनमें से किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? देखिए, करेक्ट होगा, पत्ती को, लीफ। लीफ जो होता है ना, पत्ती, इसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो जो पौधे होते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? देखिए, राइट होगा, रंध्र, जिसको बोलते हैं आप स्टोमेटा, है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फेफड़ा का आकार कैसा होता है साथियों? जो लंग्स होता है ना, आमतौर पर फेफड़ा का आकार होता कैसा है? करेक्ट आएगा, शंक्वाकार। याद रखिएगा, शंक्वाकार प्रकृति का होता है भाई फेफड़ा। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन जो पचता है हमारे पेट में, वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भोजन का पाचन जो है ना, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उपचयन अभिक्रिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण?
तो देखिए ह्यूमन ब्लड में यानी मानव के रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है ये किसके कारण रहता है? तो भाई राइट होगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो शब्द है ह्यूमिलिन, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? करेक्ट आएगा मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य ह्यूमिलिन। अगला है उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई उद्योगों में रेनिन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? देखिए करेक्ट होगा एंजाइम बनाने के लिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी एंजाइम्स के लिए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उत्पन्न जीवाणु का उपयोग जो है ना ये याद रखना ह्यूमन इंसुलिन के लिए किया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन इंसुलिन। अगला, निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? भाई एंटीबायोटिक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक शब्द एस बॉकमैन ने 1942 में दिया था, यह भी सही है। कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह भी सत्य है। डी में लिखा है प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु यानी जर्म्स के प्रति प्रभावी होते हैं, यह गलत है। यानी ये तीनों सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रखना। अगला, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? देखिए जो एंटीबायोटिक्स होती है ना ये मुख्य रूप से फफूंद और एक्टिनोमाइसिन से प्राप्त होते हैं साथियों, याद रखना। देखिए करेक्ट आएगा फफूंद, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सत्य होगा क्योंकि फफूंद और एक्टिनोमाइसिन से प्राप्त होते हैं, तो ए व बी दोनों से प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन से एक सूक्ष्मजीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? देखिए इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीव है जिसको साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? करेक्ट आएगा साथियों, साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में किसको लिया जाता है? तो एस्परजिलस नराइगर को, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी एस्परजिलस नराइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी औषधि कौन सा है भाई जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीकी के द्वारा किया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा इंटरफेरॉन, उस औषधि का नाम है इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोपियोनिक जो बैक्टीरिया है ये किसका मुख्य स्रोत है? देखिए करेक्ट होगा काबेलोमिन का, ठीक है, काबेलोमिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विनेगर यानी सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? सिरका जो होता है ना विनेगर जिसका पीएच मान 2.4 होता है साथियों, ठीक है, इसका निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एसिटोगेक्टर एसिटी के द्वारा। एसिटोगेक्टर एसिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? बताइए इनमें से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? देखिए करेक्ट होगा सैक्रोमाइसिस का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों सैक्रोमाइसिस। अगला, बायोगैस में क्या पाई जाती है भाई? बताइए बायोगैस जो होता है ना उसमें क्या पाया जाता है? देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है किससे? तो देखिए जैव ऊर्जा जो है ना एक ऊर्जा है जो कि जैविक स्रोतों से प्राप्त होती है, करेक्ट आएगा जैव स्रोतों से। आगे देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो भाई देखिएगा अल्कोहल, ईंधन, बायोगैस, ईंधन, लकड़ी, ये सभी तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन पेट्रोलियम जो है ना ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा पादप है जिससे भाई पेट्रोलियम प्राप्त होता है? याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूफोबोरिया, याद रखना यूफोबेरिया लेथाइरस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? तो हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, आइकॉर्निया क्रेसीपीज की। आइकॉर्निया क्रेसीपीज, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में लिया जाता है? देखिए करेक्ट होगा आइकॉर्निया को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आइकॉर्निया। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि भाई बायोगैस जो होता है इसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। तो मुख्य रूप से होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? जो घरों में हम खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं उस पर क्या होता है? एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, तरल फॉर्म में होता है वो। मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? देखिए पेट्रोलियम जो है ना ये किस कुल से संबंधित है? तो U4BAC से, U4BAC, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? देखिए सबसे पहले पेट्रोक्रोप को किसने पहचाना था? तो भाई करेक्ट आएगा एम केल्विन ने। एम केल्विन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला, बायोगैस का निर्माण बायोगैस या कृषि अपशिष्ट के मिथेनाजोनिक या मिथेनाजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनअक्षीय क्रिया द्वारा किया जाता है, यह किस प्रकार का प्रक्रिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मिथेनाजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनअक्षीय क्रिया द्वारा किया जाता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो 3 चरणीय प्रक्रिया होती है साथियों, याद रखना 3 चरणीय प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? तो भाई नवीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लकड़ी है, चारकोल होता है, बायोगैस भी आता है, कोल नहीं है साथियों। तो कोल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो है ना कोल जो है नवीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव देखिए स्वीज पनीर में उपयोग में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो स्वीज पनीर में उपयोग आता है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो है ये सूक्ष्म जीव है जो कि स्वीज पनीर में उपयोग आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या कहलाते हैं? करेक्ट आएगा इंटरफेरॉन कहलाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो भाई उत्तक संवर्धन से संबंधित है? देखिए करेक्ट आएगा एंटी रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है ना ये साथियों जब कुत्ता काट लेता है ना तब लगाया जाता है पेट के नाभि में। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? तो ह्यूमिलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक ठीक है सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा एसरिसिया कोलाई से, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है किससे? क्रोई जो प्रोटीन होता है ना ये किससे प्राप्त होता है? तो क्रोई नामक जो प्रोटीन होता है ये बैसिलस, देखिए बैसिलस थुरिनजिएंसिस से प्राप्त होता है साथियों, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्लास है आप जानोगे कि कल मेरा पेपर है, उसके एक दिन पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लेना क्योंकि वीडियो तो चैनल के अंदर ही रहेगा। बायोगैस से में सम्मिलित क्या होता है? अभी बताए थे मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है किससे? देखिए साइट्रिक एसिड जो होता है ना साइट्रिक अम्ल ये साथियों देखिए ये क्या ये किससे उत्पादित किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है? इनमें से कौन सा एक आयनिक
डिटर्जेंट है। आयनिक डिटर्जेंट की बात करें तो वह है एसडीएस। एसडीएस जो होता है ना, यानी सोडियम डोडेसिल सल्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, जो कि एक आयनिक डिटर्जेंट होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये तो मैंने बताया ना यार, साइट्रिक अम्ल ये रिपीट हो गया है, ठीक है, एस्परगिलस नाइगर यहाँ आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सैक्रोमाइजिस। देखिए सैक्रोमाइजिस सेरेविस ये किसके निर्माण में काम आती है, तो सैक्रोमाइजिस सेरेविस जो होती है ना, ये इथेनॉल के निर्माण में काम आती है, याद रखना इथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं, तो आज के जो किसान हैं वो धान की फसल में 50% तक की वृद्धि कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो करेक्ट आएगा एजोला पिन्नेटा में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, याद रखना एजोला पिन्नेटा में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गोबर गैस में गोबर को विघटित करके, देखिए गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न कौन करता है, तो भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेथो, देखिए मेथेनोजेनिक जीवाणु, याद रखना मेथेनोजेनिक जीवाणु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म है जो जैव उर्वरक का है, इनमें से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का एक जोड़ा है, युग्म है, तो एजोला तथा बीजीए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। एजोला और बीजीए दोनों ही जैव उर्वरक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है, तो प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज जो है ना सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है, याद रखना वैक्सीन के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैविक अवशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अपघटित नहीं होता, तो भाई इसमें जो है ना साथियों याद रखना लिग्निन अपघटित नहीं होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी लिग्निन। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है, तो भाई अभी जो है ना वर्तमान में अगर देखें ना साथियों, पहले तो 5% था, लेकिन भाई अभी 2025 में वर्तमान में 20%, यानी अभी जो आप पेट्रोल भराते हो ना साथियों पेट्रोल पंप में, उसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल होता है, याद रखना, ठीक है। ये काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा सस्ता करने के लिए बोला गया था सरकार के द्वारा कि सस्ता करेंगे पेट्रोल इथेनॉल को मिलाने से, लेकिन सस्ता वस्ता कुछ नहीं हुआ है। ऊपर से जो पुरानी गाड़ियां हैं ना जिसमें इसको सहने की शक्ति नहीं है, वो गाड़ियां खराब हो रही है। करेक्ट आएगा 20% अभी करेंट, इसको हटाइए, पहले 5% था लेकिन अभी 20% इसको कर दिया गया है, 20% अभी आप याद रखना वर्तमान में। चलिए आगे देखिए, चावल का दाना क्या है। देखिए जो चावल का दाना होता है ना भाई, ये एक बीज होता है साथियों, एक बीजीय फल होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, करेक्ट आएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो मिलीबग एक रोग है जो कि सरसों के फसल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सरसों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं साथियों। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है, देखिए नाड़ी दर जो है ना ये कहाँ से मापी जाती है, याद रखना धमनी से, धमनी, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा धमनी। फल पकाने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो फल को पकाने वाला जो हार्मोन है वो है इथिलीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इथिलीन। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, इनमें से कौन सा एक स्वपोषी है जो कि अपना पोषण स्वयं करता है, देखिए राइट होगा शैवाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा शैवाल। टिक्का रोग किस में होता है, ये जो रोग है ये किस फसल में देखने को मिलता है, टिक्का रोग, याद रखना मूंगफली में, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, जो कवक गोबर पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोफोफिलस, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो भाई दालचीनी जो है ना ये पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा छाल। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, यानी चेचक के टीके को सबसे पहले किसने खोजा था, याद रखिए एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एडवर्ड जेनर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, दूध जो दही के रूप में जमता है उसका कारण क्या है, करेक्ट है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं साथियों, देखिए जापान में जो लोग होते हैं
किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो भाई करेक्ट होगा इंडोकार्पन को। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की जो औषधि होती है ना, वो परमेलिया नामक एक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परमेलिया। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? चाय का जो पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो याद रखना थियासाइनेंसिस, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियासाइनेंसिस। नेक्स्ट है चावल का दाना, मैंने बताया एक बीजिया, ये एक बीज होता है, एक बीजिया। देखिए यार यहाँ पर ये सभी हम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक बीज होता है, एक बीजिया फल होता है, फल होता है, ये सभी हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट करिएगा आप, केवल ये नहीं बोल सकते हैं। तारपीन का जो तेल होता है ना, ये किससे प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चीड़ से। लौंग जो होता है ना, ये क्या होता है? लौंग, देखिए लौंग जो है ये शुष्क पुष्प कलिका होता है, यानी फूल की कली से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा जीव, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भाई फूलगोभी के पौधे का जो पुष्प क्रम होता है वही तो हम खाते हैं ना, पुष्प क्रम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली और गाजर ये तीनों जड़ हैं, लेकिन आलू तो तना है ना, मैंने आप बताया था स्टार्टिंग में। पत्तियों की हरिमीनता किसकी कमी के कारण होती है? देखते हो ना कुछ पत्तियों में हरा रंग कम आता है, वह किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण आता है, याद रखना। अवस्तंभ मूल ये किस में पाई जाती है साथियों? तो स्तंभ मूल बरगद में, अवस्तंभ मूल पूछे तो ये गन्ने में पाई जाती है, गन्ना में। ऑप्शन नंबर ए गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होने वाला इनमें से रोग है चेचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चेचक, जिसके वायरस का नाम वेरियोला जोस्टर है। अगर किससे प्राप्त होता है? देखिए अगर जो है ना, ये एक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शैवाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? मैंने बताया था ये क्लास आज सुपर फास्ट करेंगे, तो किसके द्वारा जो है ना दूध खट्टा होता है। अब जो सेशंस आएंगे ना आपके दिमाग घुमाने वाले आएंगे, क्योंकि उसमें जो है ना बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस है ना वो आपको करवाएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन साथियों। ये ऐसे क्वेश्चन है साइंस के, जीव विज्ञान के, जो कि आपको जानने ही चाहिए थे। अगर आपको नहीं पता था तो इसको जान लीजिए, इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैंने आज इस वीडियो में ऐड किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो करेक्ट आएगा बैक्टीरिया। और रेलवे के इतिहास में देखो तो ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत बार रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो जीवाणु के कारण होने वाला इनमें से कौन सा रोग है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, कुष्ठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुष्ठ। अगला बाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? यानी बाष्पो उत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा फोटोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर से तो अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है साथियों। देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो राइट होगा माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया था, पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो भाई रक्त स्कंदन जो है ना ये किस प्रोटीन के द्वारा होता है? करेक्ट आएगा यहाँ फाइब्रिनोजन के कारण। तो फाइब्रिनोजन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, रुधिर स्कंदन, हाँ ठीक है, किस प्रोटीन के कारण होता है पूछा है ना, फाइब्रिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फाइब्रिन के कारण। ठीक है, चलिए वैसे अगर फाइब्रिन आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप फाइब्रिनोजन भी आंसर कर सकते हैं साथियों। आगे देखिए, एक जीव एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आएगा बेडल और टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बेडल और टेटम ने। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? करेक्ट आएगा साथियों, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? बताइए कौन सा कोशिकांग है जब श्वसन क्रिया से संबंधित है साथियों? देखिए राइट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कपास रेशा ये किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो होता है ना ये बीजों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बीजों से। किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है?
तो वह कौन सा देश है जिसको दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्यूबा को। इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है ना, ये कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक के कुग्र में केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखना। पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो भाई करेक्ट आएगा सूकर। ऊँट की गर्भ अवधि कितने दिन का होता है साथियों? तो ऊँट की जो गर्भ अवधि होती है ना, ये भाई 365 से 400 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक होता है? देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। आपको बताना है मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? करेक्ट है फील पाँव का, जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। अगला है पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? राइट है जोनास ई साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? जीवाणु से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? देखिए यहाँ ईख की लालधारी रोग, बिल्कुल ईख की जो लालधारी रोग है ये जीवाणु के कारण होता है, याद रखना। सेब का जल क्रोध रोग ये किससे होता है? एप्पल में जो जल क्रोध रोग होता है ये किससे होता है? तो उच्च तापमान से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है ना, ये एक अर्ध संश्लेषित दवा है साथियों, अर्ध संश्लेषित दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? बताइए, इनमें से कौन सा पादप रोग है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है? याद रखिएगा गेहूं का टुंडू रोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक ये रूपांतरण है किसका? तो मधुमक्खी का जो डंक है ये साथियों अंड निक्षेपक का उदाहरण है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंड निक्षेपक का। अगला, मनुष्यों और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन जो है ना, ये सबसे पहले एच हैरिस ने दर्शाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, एच हैरिस ने। अगला है, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आएगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? याद रखना, बारबरा मेलिंगटोंक ने। यानी साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारबरा मेलिंगटोंक, जिन्होंने जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह साथियों सुपर फास्ट क्लास था जिसमें 40 मिनट में आपने पूरे 150 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया। तो साथियों क्वेश्चंस कैसे थे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। ये साथियों 6 क्लास था, 6ठा क्लास था साइंस का। इससे पहले जो क्लासेस थे अगर आपका छूट गया है तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। एक चीज़ और बता दें कि साथियों अभी तो शुरुआत है, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना। अभी 2024 में जो एलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस सभी करवाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आप गर्दा उड़ा दोगे पेपर में। ठीक है, बस भरोसा रखिए और क्लासेस रेगुलरली देखते रहिए। करंट अफेयर्स का क्लासेस डेली करवा रहा हूँ। ठीक है, आज भी करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना साथियों। ठीक है, करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे और ना ही आपका जो है ना साइंस में कोई क्वेश्चन छूटने देंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।